हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुबो सारथी बायोलॉजी क्लासेस। हमने लास्ट दो क्लास में क्या बात की थी? हमने लास्ट दो क्लास में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ओवरव्यू ऑफ सेल के कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम शुरू करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं अपन को जानना पड़ेगा। तो बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एक वेल फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। क्या होता है? फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो ये आपको जानना पड़ेगा फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड का मतलब। फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चार चीज कंबाइनली वर्क करते हैं। तो वो चार चीज कंबाइनली क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, then then you can say lysosome and fourth one is vacuole। तो ये चारों चीज मिलके क्या करेंगे? एक सिस्टम बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि ये कौन कौन से ये होते क्या है। ये चार जो मैंने नाम लिखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, तो बेसिकली क्या है? ये ऑर्गेनेल्स। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। तो व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स आर बेसिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव living components in the cell। What are cell organelles? Cell organelles are the metabolically active living components of cell। ठीक है, तो अब मैंने ऑलरेडी कहा कि फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल। इस वजह से इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन एक पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो ये चार तो होगा और इसके अलावा क्या क्या नहीं होगा? तो नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या है ये हमको जानना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये तीन में से कोई सा भी ऑप्शन होगा तो ये तीन क्या होगा? नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो ये आप सबको याद रखना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। अब हम एक एक करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है? एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क? रेटिकुलम या टाइनी ट्यूबुलर बॉडीज का। कैसा नेटवर्क? टाइनी ट्यूबुलर बॉडीज का नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा। कैसे रहेगा? स्कैटर्ड। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। क्या क्या? सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। ये हम सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कहता है? ये सेल को दो कंपोनेंट में डिवाइड करता है। क्या क्या? एक होता है लुमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल। क्या होता है? एक होता है लुमिनल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा लुमिनल। ठीक है, लुमिनल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विद इन, मतलब अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुद का जो अंदर का कंपोनेंट है उसे हम लुमिनल बोलेंगे, जबकि साइटोप्लाज्म पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लुमिनल। ठीक है, तो इसके बाद जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और डिटेल में स्टडी किया तो हमने पाया कि उसके सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स मॉलिक्यूल अटैच है। क्या है? राइबोसोम्स मॉलिक्यूल अटैच है। तो अगर राइबोसोम मॉलिक्यूल अटैच है, राइबोसोम मॉलिक्यूल अटैच है तो हम उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं है तो हम उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला की पॉइंट, राइबोसोम दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये राइबोसोम बेसिकली किससे बनता है? सिस्टाइनी से बनता है। किससे बनता है? सिस्टाइनी। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किससे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल से बनता है। किससे बनता है? ट्यूब्यूल से बनता है। अब हमको फंक्शन याद रखना पड़ेगा। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि स्मूथ का क्या है? लिपिड सिंथेसिस। क्या है? लिपिड सिंथेसिस। ये हम सबको याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, अब हमको जानना है ये रफ कहाँ मिलेगा और स्मूथ कहाँ मिलेगा। तो बेसिकली रफ कहाँ मिलता है? लीवर सेल, पेनक्रियास सेल में। कहाँ मिलता है? लीवर सेल, पेनक्रियास सेल। जबकि स्मूथ कहाँ मिलेगा? स्मूथ मिलेगा एडिपोज टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बाद हम लोगों को देखना है मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है?
तो बेसिकली दो मॉडिफिकेशन जानते हैं, एक साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है माइक्रोसोम बॉडी। तो हम लोगों को जानना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन क्या होता है, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम्स। ठीक है, तो साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलते हैं? साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली मसल टिश्यू में मिलता है। कहाँ मिलता है? मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू क्या क्या है? कार्डियक टिश्यू में मिलता है। वो क्या कहता है? कैल्शियम स्टोर करता है ताकि बाद में उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और माइक्रोसोम्स क्या है? माइक्रोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हेल्प करता है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं वापस समाप्त करता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो क्या करेगा? मेनली प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस के साथ एसोसिएट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ मतलब उसके ऊपर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, जबकि स्मूथ में अटैच नहीं होंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। और मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हमें फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानना है। क्या जानना है? फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शंस में क्या क्या होगा? सेल का जो एंडोस्केलेटन है, मतलब एंडोस्केलेटन कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्या? इंटरसेलुलर एक्सचेंज। क्या है? इंटरसेलुलर एक्सचेंज। इंटरसेलुलर एक्सचेंज मतलब मॉलिक्यूल्स को बना के इधर से उधर आर पार करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी कहा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल। क्या बोला? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल मैंने फंक्शंस पे ऑलरेडी डिस्कस किया। देन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडीज। क्या? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या? ये किसी भी तरह के ड्रग या पोल्यूटेंट या स्टेरॉइड को ये डिटॉक्सिफाई करेंगे और बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमें इतना ही जानना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी अपैरेटस। क्या है? या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये भी क्या है? ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसने डिस्कवर किया था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी नामक एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ये या दो तरह के शेप होते हैं, या तो फ्लैट शेप या डिस्क शेप। कैसा? या तो फ्लैट या डिस्क शेप। सिस्टाइनी होती है। क्या होती है? सिस्टाइनी। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे अटैच होते हैं? ये एक के ऊपर एक होते हैं, एज ए स्टैक। ठीक है, स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। इसका मोर्फोलॉजी कैसा है? स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब इसमें दो चीज है, इसमें दो तरह के सरफेस मिलते हैं। एक होते हैं कन्वेक्स सरफेस, एक होता है कनकेव सरफेस। कैसा? कन्वेक्स सरफेस और एक होता है कनकेव सरफेस। ठीक है, तो ये कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की तरफ फेस करेंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब क्या? सिस। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। जबकि कॉन्केव को क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। तो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस का दो सरफेस है, एक तरफ कन्वेक्सिटी रहेगा, एक तरफ कनकेविटी रहेगा। ये कन्वेक्सिटी किस तरफ फेस करेगा? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और इसको हम किस तरह जानते हैं? सिस फेस। जबकि कनकेव को हम किस तरह जानते हैं? ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो हम लोगों को गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के का मेन फंक्शन क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन एंड लिपिड को सिंथेसाइज किया, उसको क्या करना है? उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करना है, जैसे कि इस पार से उस पार तक सेल को सेल करना है। ठीक है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? पहला तो हो गया सीक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सीक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे आर पार। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका और एक इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म के सेल पे जो एक्रोसोम बनता है, स्पर्म सेल का जो एक्रोसोम होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसीलिए हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या नाम से जानते हैं? मिडिल मैन ऑफ सेल। क्या नाम से जानते हैं? मिडिल मैन ऑफ सेल। और ये क्या कहता है? इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या? फंक्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल मॉडिफिकेशन। फंक्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ गलत चीज को सिंथेसाइज किया तो उसको वो मॉडिफाई करके उसको करेक्ट फॉर्म में ला सकता है। तो बेसिकली हमें गोल्गी अपैरेटस के बारे में इतना डिटेल पता होना चाहिए। गोल्गी अपैरेटस द मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्या कहता है? जो उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सब्सटेंस को सिंथेसाइज किया उसको वो अगले सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। और लाइसोसोम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाइसोसोम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या है? सुसाइडल
बैग ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल का मतलब क्या है? लाइसोसोम के पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब वो सेल के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। तो कुछ कुछ की पॉइंट हमें याद रखना है। लाइसोसोम के पास क्या हो गया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गए, जैसे लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है। तो उसको काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। एसिडिक पीएच शुड बी लेस देन 7, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन में हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये मेनली क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? तो आंसर होगा लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट चौथा सिस्टम है। नेक्स्ट चौथा सिस्टम है हम लोगों का वैक्यूल। वैक्यूल किस में मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है। वैक्यूल क्या कहता है? ऑलमोस्ट प्लांट सेल का 90% कवरिंग, 90% एरिया को कवर करता है। और क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। और इसमें क्या होता है? कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट? फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल में एक टोनोप्लास्ट नामक एक लेयर होता है, सिंपल मेम्ब्रेन, जो कि क्या कहता है? नंबर ऑफ आयन को मूव करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो प्लांट सेल में ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली प्लांट, इसमें हम लोग को 90% एरिया वाला फैक्ट याद रखना है और प्लांट सेल। और सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? ये क्या कहते हैं? ये सब्सटेंस को बाहर भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट वर्ड की है, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये दो तीन वर्ड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा वैक्यूल में। वैक्यूल पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते, बस ये पूछता है वैक्यूल कौन सा सेल में मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होता है। तो हम अगले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।